Now let's move on to 4.4 The Sign of 4 Chapter 3 In Quest of a Solution। अब बच्चों याद है ना, होम्स कुछ रेफरेंस ढूंढने के लिए बाहर गए थे। वो घर आए ठीक 5:30 बजे। अब उनका मूड तो काफ़ी ब्राइट, ईगर एंड एंथुजियाज्म से भरा लग रहा था, लेकिन ही वॉजंट टू हैप्पी, मानो जैसे ये केस उन्हें वर्दी नहीं लग रहा था। अब वॉटसन ने टी कप में उनके लिए चाय पोर किया। अब चाय पीते पीते शर्लॉक एक गहरी आवाज़ में कहते हैं, इस केस में कुछ ज़्यादा रहस्य नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ एक ही बात बता रही है। क्या तुमने ये केस सॉल्व भी कर लिया? नहीं बाबा, ये बोलना अभी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ, इस केस से रिलेटेड कुछ सजेस्टिव फैक्ट्स पता चल गए हैं, बट उसमें डिटेल्स अभी डालना बाकी है। मैं अभी फिर से द टाइम्स की फ़ाइल देख रहा था और मुझे पता चला कि मेजर शॉल्टो जो अपर नॉर्वुड में रहते थे, जो 34th बॉम्बे इन्वेंट्री में थे, उनकी डेथ 28 अप्रैल 1882 में हुई। समझ रहे हो? शायद तुम्हें थोड़ा मैं स्टूपिड लगूं, बट मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तुम क्या समझाना चाह रहे हो होम्स। अरे मुझे लगा तुम समझ जाओगे। चलो कोई बात नहीं, इसको इस तरह से देखो। कैप्टन मॉर्स्टन डिसअपीयर हुए लंदन आकर। अब सोचो, लंदन में अगर वो किसी से मिलते तो ही वुड हैव विजिटेड मेजर शॉल्टो। आखिर इतने साल साथ में काम किया है, लेकिन मेजर शॉल्टो ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जानते कि कैप्टन लंदन आए हैं। अब ठीक 4 साल बाद शॉल्टो की डेथ होती है। शॉल्टो की डेथ के 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैप्टन मॉर्स्टन की बेटी मैरी को कीमती पर्ल्स रिसीव होता है, वो भी हर साल। और अब ये लेटर जिसमें ये लिखा है कि मैरी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसे कुछ बताना चाहता है। अब तुम सोचो क्या गलत हो सकता है सिवाय इसके कि उसके फादर के बारे में खत भेजने वाले को कुछ पता है। और ये सब बिल्कुल शॉल्टो की डेथ के बाद शुरू हुआ। इसका मतलब कोई तो है जो शॉल्टो का करीबी है, जो सब कुछ जानता है और मैरी को इस बारे में कुछ बताना चाहता है। अब तुम बताओ, तुम्हारी नज़र से तुम्हें क्या लगता है वॉटसन? अजीब बात है जिस तरह से ये पर्ल्स एंड खत भेजा गया है। एक अजीब तरीका है किसी को अपनी बात बताने का। और अगर कुछ बताना ही था तो पहले बता दिया होता। अब 6 साल बाद क्यों? और इस लेटर में मैरी के साथ हुए नाइंसाफ़ की बात की गई है। क्या इंसाफ मिलने वाला है मैरी को? कहीं उसके फादर अभी तक जिंदा तो नहीं? क्योंकि इसके अलावा उसके साथ और क्या इनजस्टिस हुई है? हाँ, इतना आसान नहीं है वॉटसन। चैलेंजेस है, कुछ तो बड़ा चैलेंज ज़रूर है, बट हमारा आज का शाम का सफ़र सारे पत्तों को खोल देगा। ओह, लो आ गई 4 व्हीलर और मिस मॉर्स्टन भी। क्या तुम तैयार हो? चलो चलते हैं खत भेजने वाले से मिलने के लिए, कहीं देर ना हो जाए। अब डॉक्टर वॉटसन बताते हैं कि जाते वक्त मैंने अपनी हैट पहनी और साथ ही अनहोनी के लिए एक मोटी लकड़ी साथ में रख ली, बट मैंने देखा शर्लॉक ने ड्रॉर से अपनी रिवॉल्वर निकाल के अपने पॉकेट में रख ली। ये देख मुझे पता चल गया कि आज रात कुछ ज़्यादा ही सीरियस काम होने वाला है। बच्चों, मिस मॉर्स्टन एक काले कोट में आई और उनका चेहरा काफ़ी सेंसिटिव एंड कंपोज्ड के साथ साथ पेल यानी डल लग रहा था। और जाहिर सी बात है, एक लड़की जिसे पता भी नहीं है कि वो किससे मिलने जा रही है, वो सही इंसान है भी या नहीं, उसे घबराहट और अनईजीनेस तो होगा ही, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फ़िक्र बाहर आने नहीं दे रही थी और शर्लॉक के किए गए सवालों को पूरी तरह आंसर कर रही थी। मैरी ने बताया कि मेजर शॉल्टो पापा के बहुत अच्छे दोस्त में से एक दोस्त थे। जब जब पापा कोई लेटर मुझे लिखते, हर वक्त मेजर शॉल्टो का जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर होता। पापा एंड मेजर शॉल्टो एक ही साथ डिप्लॉयड थे अंडमान आइलैंड पे, इसलिए दोनों ने काफ़ी अरसा साथ बिताया है। और हाँ, मुझे मेरे पापा के डेस्क पे से एक अजीब पेपर मिला। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इस केस से रिलेटेड या कनेक्टेड है, बट मैं ले आई हूँ, क्या पता शायद आपके काम कुछ आ जाए। ये लीजिए। अब यहाँ शर्लॉक ने बहुत केयरफुली उस पेपर को अनफोल्ड किया और अपने घुटनों पे रब करके अपने डबल लेंस निकालकर बहुत ही बारीकी से उस लेटर को एग्जामिन किया। बच्चों, यहाँ शर्लॉक की बारीकी पकड़ने के तरीका देखने वाला है। देखिए, ये पेपर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बना है। कुछ वक्त के लिए इस पेपर को एक बोर्ड पे पिन अप करके रखा गया था। इसके अंदर का ये डायग्राम किसी बिल्डिंग का लग रहा है जिसमें बहुत सारे हॉल्स, कॉरिडोर्स एंड पैसेजेस हैं। यहाँ पे इस पेपर में रेड इंक से कुछ क्रॉस किया गया है और ये क्या देख रहा हूँ, किसी ने पेंसिल से हल्के हाथों से 3.37 फ्रॉम लेफ्ट ये लिखा है। ये पेपर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक अजीब सिंबल है जिसके नीचे जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर ये नाम लिखे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मैटर में इस मैप का कोई रिलेशन है, बट यस, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूर है। लगता है किसी ने इसे काफ़ी टाइम एक पॉकेट बुक में रखा था, क्योंकि इसका एक साइड काफ़ी क्लीन है और दूसरा साइड थोड़ा सा डल। जी बिल्कुल, ये मैप मुझे मेरे पापा के पॉकेट बुक से ही मिला है।
संभाल के रखिए इसे, शायद बाद में इसकी ज़रूरत पड़े। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये मैटर जितना आसान सोचा था उतना है नहीं। मुझे इस बारे में और ध्यान से सोचना होगा। अब ऐसा बोलकर होम्स कैरिज के चेयर पे पीछे हो गए और उनकी आईब्रोज और आंखों को देख ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गहरी सोच में है। खैर, डॉक्टर वॉटसन और मैरी धीरे धीरे बातें करने लगे अबाउट द केस, अबाउट दिस जर्नी, अबाउट द पॉसिबल आउटकम कि क्या हो सकता है। बट होम्स वही अपने सीरियस अंदाज में बैठे थे। अब सितंबर की शाम थी, 7 बज रहे थे। दिन तो काफ़ी डल डल सा था और अब हल्का हल्का सा फॉग सिटी में जमने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बेमौसम बरसात सड़कों को सिर्फ गीला और मडी कर रही है। सड़कों के किनारों पे लैंप्स लगे थे, बट फॉग की वजह से उन पे भी फॉग की नमी आ गई थी, जिस वजह से लैंप्स की लाइट थोड़ी डल हो गई थी और धुंधली ब्राइटनेस ऑफ लैंप सड़क के पेवमेंट पे पड़ रही थी। दुकानों में लगी येलो बल्ब, जो कि गर्म होती है, ठंडे फॉग को अपनी गर्मी से धुआं बना रही थी और स्ट्रीट्स पे इस वजह से एक वेपरस एयर थी। अब ऐसे माहौल को देख के एक अजीब सी वियर्ड फीलिंग आ रही थी और ऊपर से सड़क पे चलते हुए लोग एक घोस्ट लाइक यानी डरावनी भूतिया एहसास दे रहे थे। किसी के चेहरे उदास थे, किसी के खुश, कोई थका हुआ था, कोई मैरी एंड हैप्पी। ऐसा लग रहा था कि हर किस्म का इंसान यहाँ है। डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, वैसे तो मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शाम वो डल इवनिंग, अजीब सा केस, वो माहौल, वो मौसम, वो कैरेज एक स्ट्रेंज फीलिंग दे रहे थे और मैं ये बिल्कुल देख पा रहा था कि मिस मॉर्स्टन भी सेम फीलिंग से गुजर रही थी। वो तो बस शर्लॉक्स थे जिनको वातावरण का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब होम्स ने अपनी नोटबुक निकाली और अपने नी पर रखकर अपने पॉकेट लैंटर्न की रोशनी में टाइम टू टाइम कुछ पॉइंट्स लिखते चले गए। अब जब लिथियम थिएटर पहुंचे तो वहाँ एंट्रेंस पे क्राउड बहुत था। हॉर्स कैरेजेस, लोगों की 4 व्हीलर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कार्गोज, कुछ शॉल पहने हुए लोग, कुछ गहने पहनी हुई औरतें। अब जैसे ही हम 3rd पिलर के नज़दीक पहुँचे कि एक अननोन आदमी, जो कि हाइट में छोटा था, कॉम्प्लेक्शन वाइज डार्क, एक कोचमैन जैसा ड्रेस पहने हुए हमारे पास आया और कहा, क्या आप लोग मैरी मॉर्स्टन के साथी हो? मैरी ने जवाब दिया, मैं मिस मॉर्स्टन हूँ और ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। अब थोड़ा झुक के उस आदमी ने मैरी से सवाल किया कि आप ज़बान दीजिए, आपके साथियों में से कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। मैरी ने जवाब दिया, वेल, मैं आपको ज़बान देती हूँ। ये सुन के उस आदमी ने ज़ोर से एक सीटी बजाई और एक 4 व्हीलर हॉर्स कैरेज आ गया। वो आदमी हॉर्स को राइड करने वाली जगह पे बैठा और बाकियों ने अपनी जगह अंदर ली। हम बस बैठे ही थे कि उस आदमी ने ज़ोर से घोड़े को चाबुक मारा और वो कैरेज खूब तेज़ी से दौड़ा, मानो एक झटके से हम उन फॉगी स्ट्रीट्स पे दौड़ने लगे थे। अब सिचुएशन बहुत अजीब थी। हमें ऐसी जगह जा रहे थे जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई खबर नहीं थी। क्या पता ये सफ़र सिर्फ एक धोखा तो नहीं। वेल, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। इस सफ़र के दौरान ज़रूर कुछ अलग होने वाला था, ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही थी। अब वॉटसन बताते हैं कि मिस मॉर्स्टन बहुत ही मैनरफुल अंदाज में एक जुनून के साथ बैठी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उनका मन बहला सकूं, अपने कुछ पुराने अफ़गानिस्तान एडवेंचर्स के किस्से बताकर। बट सच कहूँ तो हमारा सफ़र खुद इतना एडवेंचरस और क्यूरियस था कि शायद मिस मॉर्स्टन को मेरी बातों में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। बट शायद वो ये बात समझ गई, इसलिए मिस मॉर्स्टन ने मेरी बातों को रिपीट करते हुए ये एहसास दिलाया कि वो मेरी बातों को सुन रही है और कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान में अपनी 2 बैरल गन से एक टाइगर के बच्चे को मारा। अब स्टार्टिंग में तो मुझे आइडिया था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कैरेज की बढ़ती हुई स्पीड, फॉग ही फॉग और मेरी लिमिटेड नॉलेज लंदन के रास्तों की ने मुझे बस घुमा दिया। बिल्कुल नहीं पता था कि हम कहाँ हैं और किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। बट शर्लॉक इस तरह क्लूलेस नहीं था। वो तो मानो चप्पा चप्पा जानता था। अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो सारे रास्तों के नाम ले रहा था जैसे जैसे कैरेज आगे बढ़ रहा था, पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। अब आया रॉचेस्टर रो, ओके, नाउ विंसेट स्क्वायर। अब हम पहुँचे वॉक्सहॉल ब्रिज रोड पे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सूरी साइड की ओर और जैसे मैंने सोचा था ये आ गया ब्रिज। यहाँ पर आप रिवर थेम्स की एक झलक देख सकते हो। अब आया वर्ड्सवर्थ रोड, अब प्रियोरी रोड्स, इसके बाद लार्क हॉल लेन, ऑफ कोर्स अब आया स्टॉकवेल प्लेस। ओह, ये है रॉबर्ट स्ट्रीट, नाउ कोल्ड हार्बर लेन। ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह पे नहीं जा रही है। वॉटसन कहते हैं, यकीन मानो जिस एरिया में हम थे बहुत अजीब था। ईंटों के घर लाइन से बने हुए थे जो बहुत ही डल दिखाई दे रहे थे। कुछ एक आध पब्लिक हाउसेस की बत्तियों से रोशनी तो आ रही थी। फिर कुछ दूर एक 2 मंजिला विला आया
जिसके फ्रंट पे एक छोटा सा गार्डन था और उसके बाद फिर वही ईंटों वाले घर। ये ईंटों के घर ऐसे लाइन से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी मॉन्स्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स है जो कि इस कंट्री में छोड़ दिए गए हैं। फाइनली हमारी कैब एक टेरेस वाले थर्ड हाउस पे आके रुकी। इर्द गिर्द के किसी घरों में कोई लाइट्स नहीं जल रही थी, सिवाय एक के किचन विंडो से कुछ रोशनी आ रही थी। हम कैब से उतरे, घर का दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा तुरंत खुला गया और सामने खड़ा एक सर्वेंट, एक पीले फेटे यानी टर्बन पहने हुए, वाइट सा लूज फिटिंग कपड़ा और बदन पे एक येलो सैश। कुछ तो आउट ऑफ प्लेस था इस जगह पे। घर के अंदर तो एक ओरिएंटल फीलिंग आ रही थी और बाहर से तो थर्ड रेट वैल्यू यानी लो वैल्यू का घर। कुछ मैच नहीं हो रहा था। अब उस सर्वेंट ने हमें देखते ही कहा कि साहिब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और उसका ये बोलना ख़त्म ही नहीं हुआ कि अंदर से आवाज़ आई, खिदमतगार अंदर भेजो उन्हें, अंदर भेजो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ अभी आप लोग कि कौन था वो बंदा जिससे मैरी, शर्लॉक होम्स और वॉटसन मिलने गए थे। Well, बच्चों, this was the entire lesson of the most interesting novel 4.4, The Sign of 4. Hope you've understood the learning and understanding of the same. And for all the creative notes, join me in my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.